तो बिग आईपी डीएनएस की अगर आप बात करोगे, इसको हम पहले जीटीएम भी बोलते थे, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। अभी इसको बिग आईपी डीएनएस बोलते हैं हम। ठीक है, तो रिसेंटली का मतलब ये नहीं 1-2 महीने, मतलब 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको, 2 से 3 साल हो गए हैं इनफैक्ट, व्हेन दे चेंज्ड दिस जीटीएम, दिस टर्मिनोलॉजी जीटीएम टू डीएनएस। तो अभी इसको ये लोग बिग आईपी डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, कु- एक दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से आप अगर बिग आईपी डीएनएस जीटीएम की इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, जैसे अभी आपने ये ट्रेनिंग ज्वाइन की है, राइट? तो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक तो आपको ओएसआई मॉडल आना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, प्लस आपको राउटिंग स्विचिंग आनी चाहिए, राइट? थर्ड, आपको ये इथरनेट कॉन्सेप्ट क्या है, लेयर 2, और ये एआरपी प्रोसेस क्या है, ये कंप्लीट आपको प्रोसेस आना चाहिए। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, ये सब आना चाहिए। उसके अलावा आपको नेट और प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, वो आना चाहिए ये क्लास लगाने से पहले, राइट? उसके अलावा गेटवेज क्या होते हैं, फायरवॉल्स क्या होते हैं, लेन वर्सेस वैन क्या होता है, वो सब आना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आइडियली ये डीएनएस उसको करना चाहिए जिसको एक तो बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेशन आता हो। क्या आता हो? बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा बिग आईपी एलटीएम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा, बट इट इज गुड टू हैव द बिग आईपी एलटीएम ट्रेनिंग एज वेल प्रायर टू स्टार्ट विद बिग आईपी डीएनएस। मतलब ये किसी के लिए भी है, तो ये तो आना चाहिए। उसके बाद आप कंफर्टेबली बिग आईपी डीएनएस या जीटीएम को सीख सकते हो, या ये ट्रेनिंग इजीली आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैसे बिग आईपी जीटीएम ट्रेनिंग से पहले अच्छा रहता है कि अगर आपको पहले से क्या आता हो, एक तो डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस, वैसे मैं डिस्कस करूंगा ये आप लोगों से, बट एक तो ये आता हो डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस। दूसरा, आपको जो डीएनएस सर्वर्स हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसका कि डीएनएस सर्वर्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा अगर आइडिया है तो अच्छा है। एक डीएनएस सेक करके कॉन्सेप्ट होता है, उसका आइडिया है तो वो भी अच्छा रहेगा। आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, विच इज ओके, बट अच्छा रहेगा अगर ये आपके पास आइडियाज हैं तो। ठीक है, ऑल राइट। अब ये तो हो गया कि आपको प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिग आईपी डीएनएस मॉड्यूल की। एवरीबडी ऑन दिस कॉल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब उनको ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि बिग आईपी क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो जो डीएनएस है, ये एक मॉड्यूल होता है बिग आईपी के ऊपर, ये एक मॉड्यूल है। आपको क्या करना है, जो आपका बिग आईपी होगा ना, बिग आईपी के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है सर? टीमोस, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आप क्या इंस्टॉल करोगे? लाइसेंस। और लाइसेंस इंस्टॉल करने के बाद आपको डीएनएस प्रोविजनिंग करानी होती है। ये बाय डिफॉल्ट प्रोविजन नहीं रहता है, ठीक है, वो प्रोविजनिंग आपको करानी होती है। जैसे हमने देखा था एलटीएम के केस में, एलटीएम तो बाय डिफॉल्ट प्रोविजन रहता था ना कि एज सुन एज हमने लाइसेंस इंस्टॉल किया तो वी वर ऑल गुड, मतलब हमें उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बट अगर हम बात करें डीएनएस की, तो डीएनएस में ऐसा नहीं है। डीएनएस में आपको ये, डीएनएस के लिए आपको रिसोर्स प्रोविजनिंग करानी होगी, मतलब इस मॉड्यूल को आपको प्रोविजन करना पड़ता है इवन लाइसेंस इंस्टॉल करने के बाद। तो ये जो लाइसेंस इंस्टॉलेशन तक का जो प्रोसेस है वो तो वैसा ही है, बस उसके बाद खाली आपको ये प्रोविजनिंग करानी होती है डीएनएस की, दैट्स इट। ठीक है, वो प्रोविजनिंग कैसे कराते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक दूसरी बात, आपको आई होप कि जो डीएनएस सर्वर का रोल है वो थोड़ा आइडिया होगा आपको कि डीएनएस सर्वर क्या करता है। ऑब्वियसली नेम रेजोल्यूशन ये परफॉर्म कर रहा होता है। अब क्योंकि ये नेम रेजोल्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली ये एज ए डीएनएस
सर्वर ही एक्ट करेगा हमारा जीटीएम भी, इसीलिए हम इसको बिग आईपी डीएनएस बोलते हैं, राइट। तो ऐसे मान के चलो कि जो बिग आईपी जीटीएम है ना, ये भी, या इसको आप डीएनएस बोल रहे हैं, राइट, ये भी क्या है आपका एक डीएनएस सर्वर। जैसे ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर्स होते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर, या फिर आप लिनक्स वाला ले लो, तो वैसे ही ये बिग आईपी होता है। आई मीन बिग आईपी डीएनएस या बिग आईपी जीटीएम, बट हम इसको एडवांस्ड डीएनएस सर्वर बोलते हैं। ये एक जेनरिक डीएनएस नहीं है, ये एक एडवांस्ड डीएनएस सर्वर है। इसको, ये ग्लोबली लोड बैलेंसिंग कराने का काम करता है। ग्लोबली कैसे लोड बैलेंसिंग कराएगा, रिडंडेंसी कैसे देगा, वो सब हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट इसका भी अल्टीमेटली काम वही होता है, नेम रेजोल्यूशन, कि इसके पास डीएनएस रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है, और ये उन डीएनएस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे सकता है। कैसे देगा, कैसे, आप यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा पहले, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर की अगर बात करें, तो वहां पे आप वो होस्ट एंट्रीज वगैरह क्रिएट करते हो। तो सेम यहाँ पे बिग आईपी जीटीएम या बिग आईपी डीएनएस के ऊपर भी आपको वो होस्ट एंट्रीज वगैरह क्रिएट करनी होंगी, और उसके बाद जैसे ही इसके पास डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे डीएनएस सर्वर ही काम कर रहा होता है, बट ये एक एडवांस्ड डीएनएस सर्वर है, एक इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर है ये, ठीक है। आप इसको इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर होता है क्योंकि ये मॉनिटरिंग कर सकता है, और मॉनिटरिंग के बेसिस पे फिर ये ऑटोमेटिकली डिसीजन भी ले सकता है कि मेरे को डीएनएस रिस्पॉन्स में किस डेटा सेंटर का आईपी देना है। जैसे कोई एप्लीकेशन आपने मल्टीपल डेटा सेंटर में, ये इंटेलिजेंस क्या है, या क्यों हम इसको एडवांस्ड डीएनएस बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान के चलो आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, और ऐसा तो होगा, ठीक है, आइडियली कि आपके पास एक डीसी, जैसे डीसी वन मान के चलो, और एक डीसी टू है आपके पास। एक एप्लीकेशन है जो आपने डीसी वन में भी होस्ट की हुई है और डीसी टू में भी होस्ट की हुई है, दोनों, मतलब दोनों डीसीज में वो एप्लीकेशंस होस्टेड हैं। ऐप वन, और ऐप वन ही होना था ना ये भी डीसी टू में। तो ये जो ऐप वन है, दोनों डेटा सेंटर्स में आपकी होस्ट करा के रखी हैं। अब आइडियली क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर की बात करोगे, तो जैसे मान के चलो एक आईपी, या तो आप ऐसा करोगे कि दोनों डीसीज में सेम आईपी को यूज करके होस्टिंग कराओगे, तो वो एनीकास्ट आईपी हो जाता है, तो उसमें आपको लोड बैलेंसिंग तो नहीं मिलेगी, बट रिडंडेंसी आपको मिलेगी। दोनों तरफ एक सेम कॉमन आईपी यूज करो, ठीक है, और फिर एनीकास्ट आईपी बन जाएगा वो, और उसको आप यूज करो। एक तो तरीका वो है, और एक ट्रेडिशनल डीएनएस पे आप जाकर के एंट्री करा दो, एंड दैट्स इट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि दोनों पे अलग अलग आईपी रखो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने रख लिया 50.50.50.1, और यहाँ पे रख लिया 50.50.50.2। अब मान के चलो ये जो एप्लीकेशन है, ये आप एक्सेस करते हो www.imedita.com से, या ट्रेनोनिक.com से, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो कोई तो डीएनएस सर्वर आपको लेना होगा। अब उस डीएनएस सर्वर पे आप एंट्री क्रिएट कराते हो, होस्ट ए एंट्री, कि भाई ये नेम है, और इनके रिस्पॉन्स, जब इनके लिए रिक्वेस्ट आए तो रिस्पॉन्स में ये दोनों आईपीस दे देना आप। एक तो ये 50.50.50 है ना, .1, और एक 50, फिर से 50.50.2, राइट। ये दोनों एंट्री क्रिएट हो जाएंगी। अब आइडियली जब इसके पास कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट लेके जाएगा, ठीक है, डीएनएस सर्वर के पास, वो उठा के दोनों आईपी दे देगा इसको, ठीक है। और वो राउंड रोबिन में कर रहा होता है ये, कि पहले प्राइमरी आईपी .1 रहेगा, सेकेंडरी .2, फिर उसके बाद जब दोबारा कोई आएगा इसके पास, तो उस केस में ये उसको रिवर्ट कर देगा, .2 को बना देगा प्राइमरी, और .1 को रखेगा सेकेंडरी। तो ये राउंड रोबिन फैशन में लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा, अगर एक ट्रेडिशनल माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर की बात करें या लिनक्स डीएनएस सर्वर की बात करें तो। बट ये जो हमारा बिग आईपी डीएनएस है, ठीक है, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो बता देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन की बात करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये मान के चलो एप्लीकेशन यहाँ पे डाउन हो गई, इसको पता ही नहीं चलेगा डीएनएस सर्वर को, जो ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर है, कोई पता नहीं चलेगा इसको। ये अभी भी ये .1 आईपी देता रहेगा, तो जिस यूजर को वो .1 आईपी मिलेगा, वो हिट करेगा .1 को, एप्लीकेशन एक्सेसिबल ही नहीं होगी, ठीक है।
आप समझ रहे हैं, ऐसे ही डॉट टू अगर डाउन हो गया या दोनों ही डाउन हो गए तो भी ये डीएनएस रेजोल्यूशन कर परफॉर्म करता रहेगा। जबकि इस केस में मेरे पास क्या होना चाहिए कि अगर दोनों डेटा सेंटर्स में एप्लीकेशन डाउन हो गई है तो कस्टमर को एक सॉरी पेज दिखना चाहिए कि या मेंटेनेंस पेज दिखाई देना चाहिए, रीडायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। तो वो रिडायरेक्शन कर ही नहीं सकता ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे कि मॉनिटरिंग नहीं है, प्रॉपर लोड बैलेंसिंग नहीं कराता है ये, ठीक है। अगर मुझे किसी एक को प्रायोरिटी देनी है, लेट्स से मेरे को DC1 का ही आईपी डीएनएस रिस्पॉन्स में देना है, डीएनएस DC2 का आईपी रिस्पॉन्स में नहीं देना है, एज लॉन्ग एज DC1 इज अवेलेबल। अब मैं ये नॉर्मल ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर पे परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक एडवांस्ड डीएनएस की या इंटेलिजेंट डीएनएस की जरूरत पड़ी, डीएनएस सर्वर की, जिसमें हम मॉनिटरिंग भी कर पाए, जिसमें हम डिफरेंट लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स को यूज कर पाए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो तब जा करके आई मीन दैट्स द यूज केस ऑफ बिग आईपी डीएनएस। देखो है ये भी डीएनएस सर्वर बट इट इज एन इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर, ठीक है। तो ये रहेगा इसमें। सो दिस इज बिग आईपी डीएनएस। अब ये कैसे दिखता है, कैसी टोपोलॉजी है, अब मैं उसकी बात करूंगा आप लोगों से कि टोपोलॉजी क्या है, क्या टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। लॉग इन करेंगे एंड देन जो जीटीएम की टोपोलॉजी है जिसको हम बिग आईपी डीएनएस बोलते हैं, दिस इज द टोपोलॉजी, ठीक है। ये टोपोलॉजी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट ऑल नोड्स। तो होने दो पावर ऑन, ओके। लॉक कर देता हूँ मैं इसको। और ठीक है, ये टोपोलॉजी है, राइट। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है, ये टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे तो देर आर टू डीसीज, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देर आर टू डीसीज, ठीक है। जैसे एक तो DC1 है आपका, ये वाला देखो, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, दैट इज योर DC1, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्चुअल सर्वर आप बनाओगे ये बिग आईपी एलटीएम ही है। इसके ऊपर आप एलटीएम के ऊपर आपने विप बनाए हुए हैं, और उन विप को बनाने के लिए जो पब्लिक आईपी सबनेट है ना, दैट इज 5550/24, ठीक है, उसके लिए राउटिंग कराई हुई है। वैसे ही नीचे अगर आप देखोगे तो एक DC2 है, ये DC2 है, ठीक है। एक मैनेजमेंट स्विच लगाया है मैंने, वो इसलिए लगाया क्योंकि मुझे सभी का मैनेजमेंट एक्सेस तो लेना ही था ना, सभी बिग आईपीस का, चाहे वो बिग आईपी डीएनएस है या वो एलटीएम है। तो यहाँ पे दोनों डीसीज में एक एक एलटीएम लगा हुआ है, बैकएंड में सर्वर्स भी हैं। और ये है जहां पे आप काम करोगे, दिस इज बिग आईपी डीएनएस, ठीक है। ये डीएनएस सर्वर की तरह काम कर रहा है और इसी पे ये सारा कुछ आप परफॉर्म करने वाले हो। अब इसके अलावा तो आप कुछ यहाँ पे ऑब्वियसली मैं एलटीएम तो कवर करूंगा नहीं, सिर्फ जीटीएम कवर करूंगा। तो ये जो डिवाइस है ना यहाँ पे, अब मैं उसको वापस से हाईलाइट करता हूँ, ये वाली जो डिवाइस है पर्टिकुलरली, आप इस पे काम करने वाले हो, ठीक है। सिर्फ ये डिवाइस पे काम करोगे आप, ये जो अभी रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया, बिग आईपी डीएनएस। हमारे पास कुछ इस टोपोलॉजी में देखोगे तो कुछ ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर्स भी हैं ऑब्वियसली। जब आप माइग्रेशन करते हो, ठीक है, लेट्स से अभी आपने सोचा कि ठीक है अभी जो पुराने सर्वर्स हैं उनको निकाल के सिर्फ बिग आईपी डीएनएस रखना है, या फिर उनके साथ बिग आईपी डीएनएस को यूज करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम यही करते हैं कि जो बैकएंड डीएनएस सर्वर्स हैं वो भी रखेंगे, उसके साथ बिग आईपी डीएनएस को यूज करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करके भी देखेंगे कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई कोई बैकएंड डीएनएस सर्वर्स थे, उनको भी यूटिलाइज करना है, और साथ में बिग आईपी डीएनएस को भी यूटिलाइज करना है। तो बिग आईपी डीएनएस को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करें कि जो बैकएंड डीएनएस सर्वर्स हैं वो भी काम करते रहे और साथ में बिग आईपी डीएनएस भी काम करे हमारे लिए, कि ठीक है धीरे धीरे मैं यहाँ पे एंट्रीज क्रिएट करते चला जाऊंगा
और जैसे ही यहाँ पे सभी एंट्रीज आ जाएंगी उसके बाद हम उनको रिमूव कर देंगे, जो बैकएंड हमारे ओल्ड डीएनएस सर्वर्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। तो देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए डीएनएस माइग्रेशन के केस में, ठीक है, या बिग आईपी डीएनएस किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर बिग आईपी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें, ठीक है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सपोर्ट कर रहा होता है वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये नीचे एक बिग आईपी है, सिंगल ही डिवाइस है, देखो, राइट। अगर आप देखोगे देयर इज ए सिंगल डिवाइस, ये बिग आईपी। और ये बिग आईपी आपका ऐसे एसएसएल ऑर्केस्ट्रेटर भी काम कर सकता है, कंप्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, खाली फुल प्रॉक्सी मोड में काम कर सकता है, ये रूल सपोर्ट करता है ना। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे बिग आईपी के ऊपर, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास ये देखो तीन ऑप्शंस हैं। आई ऐप के थ्रू आप डिप्लॉय कर सकते हो, वो हमने करके भी देखा था कि आई ऐप भी एक GUI ही होता है, GUI है वो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बट उसी के अंदर एक आई ऐप ऑप्शन होता है। उसके अलावा GUI में एक इंडिविजुअली जा करके आप कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे वर्चुअल सर्वर्स या नोड्स या पूल्स, है ना, वो सब। उसके अलावा टीएमएसएच में जा करके आप कर सकते थे, ट्रैफिक मैनेजमेंट शेल के अंदर जा करके, और एक सीएलआई तो होता ही है बैश मोड में, है ना, बैश मोड में भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, है ना, कोई एक सिंगल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आइडियली आप देखोगे तो सीएलआई और गुई सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं इन मोस्ट केसेस, बट यहाँ पे देखो आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सीएलआई के भी 2 वर्जन है, कि एक तो आप टीएमएसएच वाले कमांड चलाओगे और एक बैश मोड में जाकर के लिनक्स वाले कमांड चलाओगे, ठीक है। अच्छा, और बाकी टीमोस के अंदर आप कौन कौन से मॉड्यूल इनेबल कर सकते हो, जैसे एलटीएम हो गया, डीएनएस हो गया, या एडवांस वैफ हो गया, एपीएम हो गया, या सिक्योर वेब गेटवे हो गया, या फिर ये फायरवॉल मॉड्यूल हो गया, है ना। तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो जो हमने कवर किया था प्रीवियसली, ये डीएनएस की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हमने कवर किया था एलटीएम, अभी आप क्या करने वाले हो, डीएनएस। बट इसके अलावा जैसे एडवांस्ड वैफ है, ठीक है, तो ये भी यूज करना है। ये और एलटीएम तो एक साथ हम यूज कर रहे होते हैं, ध्यान रखना, ये और एलटीएम तो एक साथ यूज होता है, ठीक है। एपीएम जो पॉलिसी मैनेजर है आपका, ये रिमोट एक्सेस के लिए आप इसको यूज करोगे, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह डिफाइन कर सकते हो, जैसे ट्रिपल ए काम करता है ना, वैसे ये सिक्योर वेब गेटवे आपका, ये जैसे आपका नॉर्मल प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं ना फिल्टरिंग के लिए, उसके लिए आप सिक्योर वेब गेटवे यूज करेंगे। और ये फायरवॉल मॉड्यूल हो गया। तो आजकल तो एफआई पिच करता है कि ठीक है जी, आप एलटीएम ले रहे हो तो कम से कम उसके साथ वेफ तो ले ही लो, अगर आपके बैकएंड सर्वर्स हैं। और फिर वो बोलेगा ठीक है, अगर आपके एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि वेब की जरूरत नहीं है, मान के चलो कुछ नॉन वेब एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस हैं तो उसके लिए तो एडवांस वेब ठीक है, बट अगर कुछ नॉन वेब एप्लीकेशंस हैं तो फिर उसको कैसे सिक्योर करोगे, तो उसके लिए एएफएम है। तो फिर वो बोलता है ठीक है जी, एएफएम मॉड्यूल भी ले लो। और अच्छी बात क्या है कि आप एक ही बिग आईपी के ऊपर ये जैसे एलटीएम प्लस एएसएम, एएसएम मतलब एडवांस वैफ, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन रन कर सकते हो, या फिर एलटीएम प्लस एएफएम का कॉम्बिनेशन आप रन कर सकते हो, या फिर आप एलटीएम प्लस एएफएम प्लस एएसएम का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो एक ही डब्बे के ऊपर। बिग आईपी प्लस डीएनएस भी एक साथ रख सकते हो, बट आइडियली, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे मॉड्यूल एक ही डब्बे पे आपको इनेबल नहीं करने चाहिए, ठीक है, वो रिकमेंडेड नहीं है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे डीएनएस आइडियली स्टैंड अलोन रहेगा, ये रिकमेंडेड भी है कि बिग आईपी डीएनएस तो बिग आईपी डीएनएस, वो डीएनएस का ही काम कराओ, उससे उससे लोकल ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम मत कराओ। जीटीएम ग्लोबल, या तो जीटीएम ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है, मतलब ग्लोबली लोड बैलेंसिंग कराओ या लोकली लोड बैलेंसिंग कराओ, कोई एक कराओ, इन दोनों को एक साथ इनेबल नहीं करना चाहिए। बट हाँ, एलटीएम और वैफ की बात करें तो वो एक साथ ही इनेबल होंगे, क्योंकि वैफ में जो पॉलिसीज आप बनाओगे, सिक्योरिटी पॉलिसी, उसको एसोसिएट करते हो वर्चुअल सर्वर के साथ ही, तो वो तो उसके साथ ही काम करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये आपको एक आइडिया ऑलरेडी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये आपका एलटीएम के टाइम पे कवर कर चुका हूँ, ठीक है सर। तो ये ये डीएनएस डिप्लॉय कहाँ पे करते हैं, आईएसपी करते हैं?
नहीं, आईएसपी एंड पे तो आईएसपी का अपना डीएनएस रहेगा, आप अपने किसी एक डीसी में पिक करोगे। इनफैक्ट आप इसमें भी क्या करोगे, दो डीएनएस होंगे, एक डीसी 1 में होगा, एक डीसी 2 में होगा, और उनको एक ही सिंक ग्रुप में डाल के और उसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। मतलब ऑब्वियसली दोनों डीसीज में एक एक डाल देंगे ना, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। ओके। ठीक है, डीसी में ही रहेगा, डेटा सेंटर में ही रहेगा। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये थोड़ा मैंने उठा के कहीं अलग डाल दिया है ना, क्योंकि एक साइड में पड़ा भी हुआ है ये। बट ये मान के चलो ये किसी एक डीसी में तो होगा ना, या तो डीसी 1 में होगा, डीसी 2 में होगा, या ये सेटअप दोनों डीसीज में भी हो सकता है, सेम सेटअप, बट ओके। डीसी के अंदर ही रहने वाला है ये। तो एक एक बॉक्स को एक डीसी में, दूसरे को दूसरे डीसी में, दोनों को ऐसे कर देंगे, यही ना? जी 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 जी। ठीक है, तो ये बिग आईपी डीएनएस रहेगा। तो अच्छे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, दैट वी डोंट रियली हैव टू कवर, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एलटीएम के टाइम पे बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेशन कराया था ना, तो उसमें हम ऑलरेडी ये अच्छे कॉन्फ़िगर करना कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये मान के चलो पूरा जो सेटअप है बिग आईपी डीएनएस प्लस बैकएंड जो आपके पुराने ओल्ड डीएनएस सर्वर्स हैं वो किसी एक डीसी के अंदर ही हैं, वही आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा और वही करना भी चाहिए। ठीक है, ये कहीं और प्लेस नहीं करोगे आप। ठीक है, क्लाउड में हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, अब बात करेंगे कि बिग आईपी को का जो इनिशियल सेटअप है वो कैसे करते हैं, तो वही करेंगे अब हम। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसका सीएलआई एक्सेस ले लेता हूँ फिलहाल। हम्म, तो जो ये रूट है, अब क्योंकि मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया, बेसिकली मैंने इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में डाला, तो जो पासवर्ड मैंने दिया था वो नहीं लेने वाला ये, राइट। जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वही लेगा ये। तो डिफॉल्ट पासवर्ड जो रहेगा रूट का, वो डिफॉल्ट ही होता है, DEFAULT। अब ये बोलेगा कि ठीक है उसको चेंज करो, तो करंट पासवर्ड दो पहले इसको, DEFAULT, और उसके बाद बोलेगा न्यू बिग आईपी पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से बोलेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, क्योंकि आपको यू ऑलरेडी नोस द मैनेजमेंट आईपी ऑफ दिस बॉक्स, राइट। आप उससे GUI से एक्सेस करो उसको फर्स्ट टाइम, और वहीं से ये कंप्लीट सेटअप रन कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे इसका आईपी एड्रेस जो रहेगा, आई बिलीव इसका है, एडमिन एडमिन ही रहेगा डिफॉल्ट पासवर्ड। ये देखो इमीडिएटली इसने क्या बोला, पासवर्ड रीसेट करो आप एडमिन, और फिर यहाँ से आप न्यू पासवर्ड डालो इसको, क्योंकि हमने रीसेट किया ना, उसके सिस्टम को रीसेट किया। तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे, चाहे सीएलआई से करो या जीयूआई से करो, आपसे वो पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा। तो एडमिन में डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड होता है एडमिन एडमिन। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड होता है, और सीएलआई में होता है रूट और डिफॉल्ट। तो मैंने ये रूट वाला जो है ये चेंज नहीं किया, ये मैंने चेंज ही नहीं किया, वो यहां से आ जाएगा GUI में। तो इसमें बोल रहा है ये कि ये सेटअप जो इनिशियल सेटअप होता है, तो वो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो लाइसेंस तो है इसमें ऑलरेडी, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा रिसोर्स प्रोविजनिंग, और यहाँ पे आप सेटअप करते हो, देखो डीएनएस को बाय डिफॉल्ट डीएनएस नहीं है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, ये डीएनएस सेलेक्ट करो। यहाँ पे ये डीएनएस कहाँ पे आएगा, देखो बिग आईपी जीटीएम आपको दिखाई देगा कहीं पे, ये रहा ना, ग्लोबल ट्रैफिक, या डीएनएस बोलोगे। ठीक है, और इसको मैं डेडिकेटेड कर देता हूँ। डेडिकेटेड का मीनिंग ये है कि मैं इस बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ एज ए डीएनएस सर्वर यूज करूंगा, इसको मैं एज ए एलटीएम यूज नहीं करने वाला। तो डेडिकेटेड किया मैंने इसको डीएनएस के लिए, और अब नेक्स्ट करेंगे। अब क्योंकि मैंने प्रोविजनिंग को चेंज किया, तो फिर से ये यहाँ पे इसको, इसकी जो सर्विसेज है उनको रीस्टार्ट करेगा। तो फिर से हमारा GUI एक्सेस जाएगा, आ जाएगा ये एक्सेस वापस से, और थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ठीक है, आ गया।
तो रिसोर्स प्रोविजनिंग तो हो गई ये इसकी, देखो डीएनएस प्रोविजन हो गया। मैं बैक जाके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो जीटीएम को प्रोविजन कर दिया हमने, राइट। और अब अगर आप देखोगे तो वही एलटीएम की तरह डिवाइस सर्टिफिकेट पूछेगा। इफ यू हैव टू चेंज दैट डिवाइस सर्टिफिकेट तो आप यहाँ रिन्यू कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ये सारी चीजें तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बट ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। और ये वही एलटीएम की तरह मैनेजमेंट आईपी, और फिर यहाँ पे आप इसको नेम दोगे। तो जैसे मैंने दे दिया dns.imedita.com। रूट पासवर्ड यहाँ से सेट कर दोगे अब आप, इसलिए आपको CLI से इसको सेट करने की जरूरत नहीं होगी। यहां से आपने उसको सेट कर दिया, तो ये वाले पासवर्ड से लॉगिन करोगे आप जब भी आप CLI से करोगे, राइट। वैसे और भी आप एडिशनल यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और उनको शेल एक्सेस दे करके उनको उसको भी CLI एक्सेस दे सकते हो आप। अभी यहाँ पे ये चीजें है कि आपको आगे जाके अभी HA कॉन्फ़िगर करना है, VLANs को कॉन्फ़िगर करना है, तो अभी कर लो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। तो फिलहाल फिनिश कर देते हैं इसको, जिससे कि ये फिनिश किया मैंने सेटअप। और जैसे ही सेटअप को फिनिश किया तो लेफ्ट साइड में आपको एक DNS टैब दिखाई देगी। ये देखो, ये वाली DNS टैब। बट अभी ना आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये DNS टैब तो पहले भी थी। जैसे कि अगर हम बात करें किसी एक LTM को एक्सेस ले लेता हूं, और LTM पे हम देखेंगे कि एक्चुअली LTM के ऊपर कुछ ज्यादा, मतलब मैंने DNS को प्रोविजन नहीं कराया। आई एम सॉरी, ये 46 होना था। इट्स LTM, ठीक है। लॉगिन करते हैं इस पे। यहाँ पे भी DNS ऑप्शन आपको दिखाई देगा, देखो। बट क्योंकि DNS प्रोविजनिंग नहीं कराई है आपको, तो आपको जो एक्चुअल में आपके ऑप्शंस दिखने चाहिए, देखो जैसे डिलीवरी में, जोन्स में, कैश सेटिंग्स, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये तो जैसे DNS प्रोविजनिंग की आपने, तो लिसनर और ये सब लोड बैलेंसिंग सारे के सारे ऑप्शंस आ गए हैं आपको। तो GSLB में है ना, तो ये सारे ऑप्शंस आ गए। तो LTM को तो अभी हमें जरूरत ही नहीं है LTM की, तो इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया टैब को। तो दिस इज GTM, राइट। स्टैंड अलोन है, एक्टिव हो गया। और ये DNS मतलब क्योंकि आपने प्रोविजनिंग कराई है, तो यू आर गेटिंग ऑल दोज ऑप्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप DNS की प्रोविजनिंग कराओगे। तो वैसे ही था, जैसे LTM को प्रोविजन किया वैसे ही GTM को प्रोविजन करोगे। उसके अलावा देखो, अब DNS में अगर आपको बैकअप लेना है तो वो तो सेम एज LTM है, ठीक है। अर्काइव में जाएंगे आप और अर्काइव में जाकर के बैकअप ले लोगे। SCF में लेना है तो फिर आपको CLI से लेना होगा, राइट। तो दैट्स दैट। अब ठीक है, बैकअप वगैरह तो आपको आता है। अब इस टोपोलॉजी के हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, इस टोपोलॉजी के हिसाब से पहले तो हम राउटिंग और इंटरफेस को IPs देंगे, VLAN क्रिएट करेंगे, और उसके बाद आगे की चीजें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये जो बिग IP DNS आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके दो इंटरफेस हैं यहाँ पे, 1.1 एंड 1.2। जो 1.2 इंटरफेस है, दैट गोज टूवर्ड्स द इंटरनल साइड, मतलब वो हमारा इंटरनल नेटवर्क है। और जो 1.1 कनेक्टेड है, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस है, और इसको पब्लिक IP आप दोगे। तो 12.1.2 ये वाला सबनेट यूज किया है मैंने ISP और बिग IP के बीच में। और अगर आप देखोगे तो ISP का कंसोल लेकर के भी आप एक बार उसके IPs को वैलिडेट कर सकते हो, राइट। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो .1 इधर ही दिया हुआ है, तो सामने .2 दे देना आप, ठीक है। प्लस ISP पे एक और राउट में ऐड कराया हुआ है। लेट्स अज्यूम कि 7.7.7.0/24 एक पब्लिक IP सबनेट हमने परचेज किया सर्विस प्रोवाइडर से। तो उसके लिए भी देखो ISP पे एक राउट डाला हुआ है मैंने। अगर आप देखोगे ना, तो 7.7 के लिए एक राउट डाला हुआ है कि जब भी यहाँ के लिए ट्रैफिक जाए तो 12.1.2 पे चला जाए, मतलब बिग IP DNS पे आ जाए, क्योंकि .2 IP एड्रेस में बिग IP DNS को देने वाला हूँ। तो राउटिंग तो करनी ही होगी। तो अब यहाँ पे दो VLAN बना लो और फिर उनको IPs दो। इंटरनल जो सबनेट है आपका, दैट इज 192.168.50.0/24, तो 50.1 दे देंगे बिग IP DNS को, और 12.1.2 दे देंगे बिग IP DNS के एक्सटर्नल, मतलब इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क, सबसे पहले आप यहाँ पे वही VLANs क्रिएट करोगे, राइट। तो इसको मैं दे देता हूँ एक्सटर्नल VLAN, ठीक है। VLAN ID दे देता हूँ 10,
इंटरफेस 1.1 अनटैग्ड ऐड कराओ और रिपीट करो। एक इसको नेम दे देता हूं इंटरनल, और वीलेन दे देता हूं 20। 1.2 अनटैग्ड ऐड कराओ, फिनिश करो। तो दोनों वीलेन को ऐड करा दिया। अब हमने वीलेन्स ऐड कराने के बाद देन आप सेल्फ आईपीस दोगे। तो क्रिएट कराओ, यहाँ पे एक तो इंटरनल आईपी दे दो आप, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या देंगे, 192.168.50.1 मतलब 50.1, और सबनेट मास्क इंटरनल वीलेन, ठीक है। और ये आप यहाँ पे क्या कर दोगे, तो रिपीट कराओगे। अब आप एक्सटर्नल आईपी दे दो इसको। आईपी एड्रेस दोगे आप एज पर दी डायग्राम यहाँ पे 12.1.2 वीलेन एक्सटर्नल, ठीक है। अलाउ ऑल ना करके यहाँ पे आप खाली जो कस्टम पोर्ट्स हैं वो भी अलाउ कर सकते थे, ठीक है। जैसे आइडियली आपको सिर्फ टीसीपी, और टीसीपी में भी आपको पोर्ट नंबर लेट्स से आपने कहा जी 22 अलाउ करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे 443 अलाउ करेंगे। उसके अलावा 4353 होता है आई बिलीव, आगे जाके जरूरत पड़ेगी हमें इसकी शायद, ठीक है। वो आप अलाउ करा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो, राइट। तो फिनिश कराओ इसको। ये एक्सटर्नल फेसिंग इंटरफेस हो गया। तो मैंने अलाउ ऑल नहीं किया, पोर्ट को लॉकडाउन स्टेट में ही रखा है। बस जो रिक्वायर्ड पोर्ट्स जो मुझे लगा फिलहाल के लिए मैंने उनको अलाउ कर दिया, ठीक है सर। अब ये आईपीस दे दिया, आईपी देने के बाद राउट भी ऐड कराओगे। तो इंटरनेट के लिए तो आपको एक डिफॉल्ट राउट डालना पड़ेगा फिलहाल, है ना। तो वो डिफॉल्ट राउट डाल देता हूं मैं यहाँ पे। तो 000 000 और गेटवे रहेगा 12.1.1 इंटरनेट की तरफ, ठीक है, इस टोपोलॉजी के हिसाब से। तो एक डिफॉल्ट राउट भी डाल दिया इस पे अब मैंने। तो ये जो 12.1.2 आईपी है ना, दैट मस्ट बी रीचेबल फ्रॉम क्लाइंट पीसी। तो क्लाइंट पीसी से एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। सिर्फ एक बार पिंग करा के देख लूंगा मैं वो आईपी एड्रेस, जिससे कि मुझे एटलीस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी का तो आइडिया लग जाए। तो देखो रीचेबिलिटी है, विच इज गुड। तो रीचेबिलिटी है 12.1.2, मतलब बिग आईपी डीएनएस की यूजिंग ए पब्लिक आईपी। प्राइवेट सबनेट को तो एडवर्टाइज करा ही नहीं सकते आप इंटरनेट पे, तो उसको तो भूल जाओ। एक और पब्लिक सबनेट लिया हुआ है मैंने 7.7.0, 7.7.7.0/24। ये इसलिए लिया क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे एलटीएम पे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं ना हम, और किए भी हैं आपने, ठीक है। जैसे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हो आप एलटीएम के ऊपर, वैसे यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी होती है लिसनर, ठीक है। वो लिसनर आपको क्रिएट करने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप लिसनर क्रिएट नहीं करोगे तब तक ये बिग जो डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो जैसे मान के चलो आप चाहते हो कि बिग आईपी डीएनएस, जो ये डीएनएस है, ये डीएनएस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे, तो यहाँ पे लिसनर आपको क्रिएट करना होगा, और उस लिसनर का पब्लिक आईपी होना चाहिए, और वही लिसनर का जो आईपी होगा वो ऐसे डीएनएस सर्वर काम करेगा सभी क्लाइंट मशीन्स के लिए। जैसे ये क्लाइंट पीसी है हमारा, मैं यहाँ पे आकर के लिसनर का आईपी एज ए डीएनएस सर्वर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो उस केस में आपको ये लिसनर वगैरह क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए पब्लिक सबनेट मतलब पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे सेम सबनेट यूज कर सकता था मैं 12.1.0/24, उसमें से ही जो फ्री आईपी है उसको यूज कर सकते थे, बट फिर भी मैंने एक डेडिकेटेड सबनेट लिया है, ठीक है। अभी कोई लिसनर है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो नेटवर्किंग तो हो गई है, प्लस अपने बिग आईपी से भी आप क्या कर सकते हो, जो बिग आईपी है ना आपका, वहां से ये बैकएंड जो सर्वर है दोनों डीएनएस सर्वर, उनको आप ट्राई कर सकते हो रीच करने का, राइट। तो एक बार लॉगिन करो यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद आप एक बार टेस्ट कर लो इसको, ठीक है। टीएमएसएच में जाके पिंग करा लो विंडोज सर्वर 1 को भी और विंडोज सर्वर 2 को भी। जैसे यहाँ पे आईपी होगा 50.10, और हो गया, देखो ये रीचेबल है, और उसके अलावा 50.20 ये भी रीचेबल है।
तो ये चीजें हैं, तो इनको आप इस तरीके से पिंग करके देख सकते हो। तो 50.10 भी पिंगेबल है, 50.20 भी पिंगेबल है, तो मतलब इंटरनल साइड भी इज ऑल गुड। तो आपने देखो प्रोविजनिंग करा दी डीएनएस की, आपने ये जो नेटवर्क इंटरफेसेस की सेटिंग्स थी वो भी सेटअप कर दिया आप पूरा, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक नेटवर्किंग है वो हो चुकी है, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसको, मतलब एलटीएम की तरह ही है, कुछ डिफरेंस तो है नहीं, राइट। तो वो हम कर चुके हैं, ठीक है। राउटिंग और जो भी था एक डिफॉल्ट राउट ऐड करके वो सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डीएनएस की, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ डीएनएस, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? इवोल्यूशन ऑफ डीएनएस की बात करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ डीएनएस की जब बात आती है तो देखो होता क्या है, मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास नेम हो। आपको जो जरूरी है वो आईपी एड्रेस है। और आज भी जो नेटवर्किंग या नेटवर्क डिवाइसेस, जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स होती हैं आपके, वो सभी आपस में आईपी को यूज करके ही बात करते हैं। जो आपका ट्रैफिक जाता है वो आईपी को यूज करके ही, आईपी को यूज करके ही जा रहा होता है। तो पॉइंट ये है, क्योंकि आईपी एड्रेस तो आप यूज कर ही रहे हो, राइट। तो फिर नेम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप आईपी को तो यूज करते ही हो ना, आईपी को यूज करके ही आप ये सारा काम परफॉर्म कर रहे होते हो, राइट। एक सेकेंड होल्ड करना आप लोग प्लीज, आई विल बी बैक इन अ मिनट। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आईपी एड्रेस से तो सब कुछ एक्सेस करते ही है ना, मतलब आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट जो ये एप्लीकेशन है, जैसे मैंने अभी ये बिग आईपी का ये, या आपने वेब के थ्रू ही तो एक्सेस किया हुआ है बिग आईपी को, आईपी से ही तो एक्सेस किया आपने, देखो ये। और कर पा रहे हो आप अपना जो भी टास्क है आप कर पा रहे हो, आईपी से एक्सेस कर सकते हो आप किसी भी एप्लीकेशन को। फिर नेम की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बताएगा मेरे को? आईपी तो है ही ना हमारे पास, तो फिर नेम की जरूरत क्यों पड़ी हमें? वो इसलिए पड़ी क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हो गई आज के टाइम में, मिलियंस ऑफ मिलियंस एप्लीकेशंस हैं आपके। तो सभी के लिए आईपी एड्रेस यूज करना और याद रखना कि ये एप्लीकेशन के लिए ये आईपी एड्रेस होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें नेम्स इजीली याद हो जाते हैं बट नंबर्स याद नहीं होते हैं, राइट। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अब इसको तो बदल नहीं सकता कोई, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है, कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस को याद रखने की जरूरत ना पड़े, एंड रादर देन keeping IP addresses in mind, we should just keep the names in mind and then we should be able to access them using their names. मतलब अगर मुझे कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो why don't we access them using names, right? तो वहां से ये दिमाग में आया कि यार नहीं, नंबर थोड़ा सा मुश्किल काम है याद रखना। नेम्स को हम इजीली, कि नेम किसी का मान के चलो, लेट्स से माय नेम इज सौरभ, ठीक है, तो आप समझ गए, ठीक है, सौरभ को याद रखना थोड़ा उतना मुश्किल नहीं है। बट अगर वही मेरा नाम होता, लेट्स से 201.250.101.122, तो कितना मुश्किल होता आप लोगों के लिए उसको याद रखना, राइट। तो इसलिए ये कुछ प्रोसेस आया कि ठीक है इसकी जगह नेम यूज करो। लेकिन अल्टीमेटली नेटवर्किंग किस पे होती है, मतलब जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो तो आईपी एड्रेस ही यूज करेंगे ना। तो कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिससे कि ये नेम ऑटोमेटिकली आईपी में ट्रांसलेट हो जाए। जैसे अभी आज के टाइम में हम www.google.com एक्सेस करते हैं, तो ऐसा थोड़े ना कि उसको नेम से एक्सेस कर रहे हैं। भाई जो पैकेट फ्लो है, जो ओएसआई मॉडल है, वो तो वैसे ही काम करेगा ना। उसको तो लेयर 3 पे आईपी हेडर चाहिए, और आईपी हेडर को क्या चाहिए? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। तो जब आप कोई नेम, कुछ नेम से आप एक्सेस कर रहे होते हो कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, तो अल्टीमेटली उस नेम को आईपी में रिजॉल्व होना पड़ेगा। और उसके लिए ही ये क्या है हमारे पास, ये नेम रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, और उसके लिए ही हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं? डीएनएस सर्वर्स, राइट। तो डीएनएस की जब आप बात करते हो, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, आप जो मर्जी बोलो इसको आप, ठीक है, इसका काम होता है नेम्स को
आईपी में ट्रांसलेट करना। वैसे आईपी से नेम भी निकाल सकता है, ये रिवर्स लुकअप होता है उसके लिए, ठीक है। बट जो इसका प्राइमरी जॉब है, प्राइमरी टास्क है, वो नेम्स को आईपी में मैप कराना, नेम्स को आईपी में ट्रांसलेट करना, रिजॉल्व करना। जैसे एआरपी का काम होता है ना, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो एआरपी प्रोटोकॉल होता है, उसका काम क्या होता है कि आपके पास एक आईपी एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस चाहिए, वो एआरपी निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। वैसे ही आपके पास एक नेम है, नेम का आईपी एड्रेस चाहिए। जैसे आप www.google.com एक्सेस कर रहे होते हो, जैसे यहीं पे मैं कर लेता हूँ, राइट। एक बार www.google.com को एक्सेस करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा www.google, राइट, .com, नेम से एक्सेस किया, लेकिन हो गया ना नेम से एक्सेस ये। बट अल्टीमेटली इसका एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस क्या है इसका, वो भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एनएस लुकअप चला लेते हैं एक बार, एनएस लुकअप www.google.com, ठीक है। तो ये देखो आपको आईपी मिल गया। मेरा एक सर्वर है, डीएनएस सर्वर 192.168.1.1, और उसने बताया कि अगर तुम्हें ये डीएनएस सर्वर पे जाना है तो ये आईपी एड्रेसेस हैं आपके। मतलब इसने मेरे को IPv6 भी दिया है, और इसने मेरे को ये IPv4 भी दिया है। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मेरी मशीन के ऊपर, कि उसको V4 यूज करना है या V6 यूज करना है। तो फिलहाल मैंने अपने लैपटॉप के इंटरफेसिस पे V6 एड्रेस तो दिया नहीं है, तो V6 तो ये यूज करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली क्या यूज करेगा फिर, V4। तो ये V4 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सर। कोई क्वेश्चंस, कंसर्न्स? ठीक है। तो अल्टीमेटली नेम को आईपी में रिजॉल्व करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन ये डीएनएस आ गया था, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फर्स्ट डे डीएनएस नहीं आया। एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें, वो भी आप यूज कर सकते हो, या पहले कर लेते थे हम, जिसको हम कहते हैं होस्ट फाइल, ठीक है। तो ये होस्ट फाइल आप लोकल मशीन पे क्रिएट करते हो। जैसे मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी एक होस्ट फाइल होती है, और उसमें जाके मैन्युअली एंट्री क्रिएट कर दो आप नेम्स के लिए। नेम्स की एंट्री के आगे आप आईपी एड्रेस की एंट्री क्रिएट करा दो, मतलब नेम्स और आईपी, नेम और आईपी, नेम और आईपी, ऐसे क्रिएट करते चले जाओ। लेकिन उसमें मैनुअल एफर्ट्स इतने ज्यादा हैं। लेट्स से अब आपके पास 500 एप्लीकेशंस हैं जो आपको एक्सेस करनी है, तो क्या हर मशीन, ठीक है, वो एडी सर्वर पे जाकर के फिर आप होस्ट फाइल को पुश करा दोगे एडी सर्वर से, बट अल्टीमेटली वो मैनुअल एफर्ट्स हैं कि आप वो होस्ट फाइल में मैनुअली जाकर के एंट्रीज क्रिएट करो और फिर उसको पुश कराओ हर एक यूजर मशीन पे। अब ये आसान हो सकता है कहाँ, जहाँ पे एक मैनेज्ड नेटवर्क हो, मैनेज्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो मशीन्स हैं, शायद वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन अब अगर इंटरनेट यूजर की बात करें, लाइक आई एम ए इंटरनेट यूजर, नोबडी इज कंट्रोलिंग माय मशीन, ठीक है। तो वो तो आकर के अब कौन करेगा फिर होस्ट फाइल को अपडेट मेरी मशीन पे। अब मेरा तो ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप नहीं है ना, मेरा तो नॉर्मल लैपटॉप है, मेरा पर्सनल लैपटॉप है। तो क्या मैं मैन्युअली खुद से करने बैठूंगा ये काम, तो नहीं कर सकते आप ये, राइट। तो फिर हमें कुछ ऐसे सोल्यूशन की जरूरत पड़ी जो ये ऑटोमेटिकली कराए, ये मैनुअल वर्क को हटा के, आई मीन मैनुअल वर्क हमें ना करना पड़े, और ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए। ये जो ट्रांसलेशन है नेम्स टू आईपी एड्रेस या आईपी टू नेम भी इनफैक्ट, वो ऑटोमेटिकली हो जाए, तो उसके लिए फिर ये डीएनएस सर्वर आया, ठीक है। ये डीएनएस यही काम करता है कि आपका एक एफक्यूडीएन होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, और उस एफक्यूडीएन को उठा करके ये आईपी में ट्रांसलेट कर देता है आपको। आपका जो नेम होगा, नेम को आईपी में ट्रांसलेट कर देगा, राइट। तो जैसे एफक्यूडीएन की अगर हम बात करें, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो वो कुछ इस तरीके से ही होता है ना, जैसे आपने देखा HR.iMedita, है ना, .com, या IT.iMedita.com, ये सब क्या बोलते हैं हम, एफक्यूडीएन होते हैं ये हमारे, एफक्यूडीएन, है ना, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सो दैट्स दैट। ऑल राइट। तो
आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है, अगर डीएनएस में ना एक हायरार्की होती है जो हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली डीएनएस से अगर आपको काम कराना है, अगर आप चाहते हो कि डीएनएस सर्वर आपके नेम्स को आईपी में रिजॉल्व करे, तो आपको एक डीएनएस सर्वर बनाने होते हैं। तो इसमें ना एक डीएनएस हायरार्की होती है, जिसमें कि एक तो आपका आता है, चलो कुछ इस तरीके से दिखाता हूं मैं आप लोगों को ना, स्निप करके दिखा देता हूँ, मुझे फिर वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये डीएनएस हायरार्की इसको हम बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे एक होता है रूट डोमेन, ये जो डॉट होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट डोमेन। ये आपका रूट डोमेन होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे डॉट कॉम हो गया, या डॉट ईडीयू हो गया, डॉट नेट हो गया, इनको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या है ये हमारे टीएलडीज। टीएलडी बोलो, कभी कभी शॉर्ट में टीएलडी बोल देते हैं इसको, वैसे है ये टॉप लेवल डोमेन ही, ठीक है। मतलब आप इनको टीएलडी बोलो, राइट, या सेकेंड लेवल डोमेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेकेंड लेवल डोमेन, राइट। तो आप इसको टॉप लेवल डोमेन बोलो या सेकेंड लेवल डोमेन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद भी आता है, जैसे आपने देखा होगा fi.com, cisco.com, ये सब होता है ना, जैसे ये F5 वाला हो गया है यहाँ पे, है ना। तो अब F5.com को आप आइडियली यहाँ पे क्या बोलोगे, F5.com जो होता है उसको हम बोलते हैं सब डोमेन। क्या बोलते हैं उसको हम, सब डोमेन, राइट। जैसे F5.com हो गया, cisco.com हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं, जैसे F5.com के अंदर ही hr.fi.com हो जाएगा, या it.fi.com हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही क्या हो सकते हैं अब आपके मल्टीपल सब डोमेन्स या एडिशनल सब डोमेन हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एचआर के अंदर भी हो सकता है कि एक यूजर हो, जैसे मान के चलो कोई सौरभ नाम का यूजर है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे saurabh.it.f5.com, ठीक है, क्योंकि मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूं, लेट से। तो इसको आप क्या बोलोगे, FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। वैसे वो डोमेन पे ही FQDN, मतलब आप समझो इस तरीके से ही आप इसको डिफाइन कर रहे होते हो, राइट सर। तो रूट डोमेन होगा आपका, इसमें डॉट डॉट को रूट डोमेन बोलते हैं हम, ये .com, .edu, .net, .org, .gov, ठीक है। अच्छा, इन ये ध्यान रखना कि कुछ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस रूट डोमेन को मैनेज कर रही होती हैं। ऐसे कुछ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये टॉप लेवल डोमेन्स को मेंटेन कर रही होती हैं। और ये तो खैर हर ऑर्गेनाइजेशन अपना मेंटेन कर सकती है, या फिर थर्ड पार्टी से मेंटेन करा सकती है अपनी डीएनएस एंट्रीज को या डीएनएस सर्वर को, जैसे fi.com, cisco.com, है ना। ये लोग तो काफी हैं, डीएनएस प्रोवाइडर्स हैं। आप किसी आईएसपी से भी करा सकते हो ये काम, ठीक है। तो देयर आर मेनी डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर आउट देयर इन द मार्केट। हेलो कोई सर। क्वेश्चंस जी? यही पूछना था सर मुझे कि अभी आपने ये जो डीएनएस है बिग आईपी का, ये मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं होता ना, वो थर्ड पार्टी से ही करवाते हैं ना, वो गोडैडी अगर से, स्मॉल क्लाउडफ्लेयर से। कस्टमर है ना तो कराओगे। अब ओके जैसे कोई बैंक है, वो हमेशा इन हाउस रखेगा ये सारी सर्विसेज। ओके। आपके अगर इंटरनल एप्लीकेशंस है ना, काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो आप हमेशा इन हाउस ही रखोगे डीएनएस को भी। अगर कम है तो वो मैं होस्ट मास्टर पे जाऊंगा, हाँ क्लाउडफ्लेयर, हाँ गोडैडी पे। हाँ, क्लाउड फ्लेयर या गोडैडी वगैरह पे जा सकते हो आप, या हमें अमेजोन पे जा सकते हो आप।
तो उससे Okay. आप है उनसे आप सर्विसेज ले सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप डीएनएस को इन हाउस रखना चाहते हो या फिर आप उसको, ठीक है सर। ओके सर। तो ये चीज है, अगर आपका डीएनएस इन हाउस ही नहीं है तो फिर बिग आईपी डीएनएस लगाओगे क्यों तुम? राइट, फिर तो लगाओगे ही नहीं। तो ये है। खैर, अब एक डोमेन और उसके अंदर जोन्स की हम बात करेंगे, ठीक है सर। डोमेन और उसके अंदर जोन्स की हम बात करेंगे। तो उसके लिए एक ये डायग्राम है जो आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये तो रूट हो गया सर आपका, ये टॉप लेवल डोमेन्स हो गए .edu.com। अब .com जो है, .com के अंदर जैसे क्या हो गया, एक f5.com, तो इसको हम डोमेन बोलते हैं। f5.com को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। या Microsoft.com अपने आप में क्या होगा, एक डोमेन। या Cisco.com क्या हो गया अपने आप में, एक डोमेन। imerita.com क्या हो गया, एक डोमेन। अब डोमेन के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं, जैसे एक ही डोमेन के अंदर आपका मान के चलो एक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईटी, एचआर। तो उनके लिए आप अलग अलग जोन्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है ना टेक, टेक एक जोन बना दिया आपने। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका tech.f5.com, ये एक जोन हो गया। और जोन के अंदर फिर आप अपने एंट्रीज क्रिएट कराओगे, होस्ट एंट्रीज, वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कराते हैं। बट डोमेन के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं, ठीक है। एक ही डोमेन के अंदर, जैसे f5.com यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर एक डोमेन है, उसी के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं। जैसे tag.f5.com एक जोन हो गया, वैसे ही hr.f5.com एक जोन हो जाएगा, या sales.f5.com एक जोन हो जाएगा, राइट। या it.f5.com एक जोन हो जाएगा। देयर कुड बी एज मेनी एज जोन्स यू वांट, ठीक है। और हम जोन्स बनाते हैं, आपने देखा होगा अगर ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर की बात करोगे तो उधर भी जोन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है सर। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है डोमेन, एक टर्मिनोलॉजी है जोन। तो ये मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैंने इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो जो ये डोमेन है fi.com या oracle.com या cisco.com, ये सारे के सारे क्या है आपके, आई मीन डोमेन्स हैं। और एक फिर हर एक डोमेन के अंदर आपका एक जोन हो सकता है, ठीक है। तो ये .gov भी होता है, कई बार देखा होगा आपने। .gov मतलब गवर्नमेंट वाली वेबसाइट वगैरह है ना। तो ये सारे TLDs होते हैं, इनको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, या सेकंड लेवल डोमेन बोलो, इट्स सेम थिंग। अगर डोमेन को डीएनएस का रेजोल्यूशन हमने कॉन्फ़िगर कर दिया जी, जीटीएम पे, तो क्या उसका जोन भी ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा कि उसके लिए अलग करना पड़ेगा हर एक आपको जोन? क्रिएट करनी होगी एंट्रीज। अच्छा, जी सर, आपको एंट्रीज क्रिएट करनी होती है। बिग आईपी पे बड़ा इन्होंने सिंपल सा फंडा रखा है, इन्होंने ये डोमेन का कोई ज्यादा पंगा ही नहीं रखा इधर। आप नेम दो, जो मर्जी नेम दे दो और उससे वो रिजोल्व करके दे देगा। ये एडी सर्वर की तरह नहीं होता। आपने जो ये सवाल पूछा है ना मुझसे, ये उसके माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर के पर्सपेक्टिव से पूछा है। इधर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, देखना बड़ा आसान है बिग आईपी डीएनएस के केस में, ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो ध्यान रख लेना। अब हमें देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे कि एक लोकल डीएनएस होता है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कुछ टाइम पहले भी, मतलब टर्मिनोलॉजीज का थोड़ा गेम है यहाँ पे, ठीक है। जैसे LDNS होता है जो कि लोकल डीएनएस होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके रूट नेम सर्वर हो गया, राइट, रूट नेम सर्वर। ऐसे ही आपका क्या हो गया, आपका ये सेकंड लेवल डोमेन सर्वर, राइट। या उसको आप TLDs बोलोगे, टॉप लेवल डोमेन्स सर्वर, राइट। फिर आपका एक प्रॉपर नेम सर्वर हो गया, या डोमेन नेम सर्वर, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर हो जाएगा। तो अब यही सारी चीजें होती हैं इसमें। कई बार ऑथोरिटेटिव वो सब टर्मिनोलॉजी भी आएंगी अभी, कि ऑथोरिटेटिव सर्वर क्या होते हैं वो सब। तो वो सब कवर करना पड़ेगा वन बाय वन।
तो एलडीएनएस की बात करते हैं सबसे पहले हम। आप लोकल डीएनएस क्या होता है, कुछ समझ आया? मतलब क्या समझते हो आप एलडीएनएस से, लोकल डीएनएस से? ये तो लैन का आईपी जो होगा वही होगा। एग्जैक्टली जो जैसे यहाँ है मेरा एलडीएनएस कौन हुआ, आप ये एनएस लुकअप चलाया मैंने, तो इसके बेसिस पे आप क्या बता सकते हो एलडीएनएस कौन है मेरा? 192.168.1.1 दैट इज माय एलडीएनएस, क्योंकि ये एक्चुअल डीएनएस सर्वर है ही नहीं, ये तो मेरे मोडेम का आईपी है। तो मेरा जो मोडेम है, मेरा जो राउटर है, दैट राउटर इज एक्टिंग एज ए डीएनएस सर्वर फॉर मी, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? लोकल डीएनएस, क्योंकि मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में ये डीएनएस सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है। और इनफैक्ट ये डीएनएस प्रॉक्सी का काम करता है कि अगर इसको कोई डीएनएस रिक्वेस्ट आए तो पहले तो ये कैश देखेगा, कैश में नहीं है, मेरा जो राउटर लगा है, राइट, जो मेरा डीएनएस जो राउटर है जो डीएनएस सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, अगर उसके कैश में रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर वो आपका प्रोसेस फॉलो करता है कि पहले रूट पे जाएगा, रूट से फिर उसको टॉप लेवल डोमेन का आईपी मिलेगा, फिर टॉप लेवल डोमेन उसको डोमेन सर्वर का जो आईपी होगा वो देगा, और वहां से डोमेन सर्वर से फिर उसको वो आईपी मिलेगा जो उसका नेम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में जो लोकल डीएनएस है वो तो फाइनली मैप रहता है आईएसपी के डीएनएस से, राइट? अब देखो वो एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। दो तरह के डीएनएस सर्वर आप देखोगे, एक जब आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे होते हो, एक एप्लीकेशन एक्सेस करते हो जब आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे होते हो, और एक एप्लीकेशन आप एक्सेस करते हो जो इंटरनल एप्लीकेशन होती है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको अभी कि पहले लोकल डीएनएस पे जाओगे, लोकल डीएनएस से फिर रूट पे जाओगे, रूट से फिर आप टॉप लेवल डोमेन पे जाओगे, टॉप लेवल डोमेन से फिर आप डोमेन सर्वर पे जाओगे, ये है आपके पब्लिक एप्लीकेशंस के लिए। इंटरनेट जो एप्लीकेशंस हैं आपकी, जो इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशंस है जिनको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ये उसके लिए एग्जांपल था। बट अगर आपकी कोई इंटरनल एप्लीकेशन होती, लेट्स से आपका कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक इंटरनल डीएनएस सर्वर है, और इंटरनल डीएनएस सर्वर पे आपने नेम्स क्रिएट करके रख दिया इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए, तो आप सीधे उधर जाओगे इंटरनल सर्वर पे और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, राइट सर? और अगर वहां से आपको इंटरनेट पे जाना होगा तो आप पहले इंटरनल पे ही जाने वाले हो, और इंटरनल फिर उस केस में फिर वो बाहर भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है अब आपके ऊपर, क्योंकि कई बार हम इस तरीके से डीएनएस सर्वर इंप्लीमेंट करते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइडर से बोल देते हैं कि अपने डीएनएस एंट्रीज इधर जो आपका जोन है वो मेरे साथ सिंक करा दे, तो मेरे डीएनएस सर्वर पे भी वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी। एक तो तरीका वो है। अब उसमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो डीएनएस सर्वर है वो एक स्ट्रॉन्ग डीएनएस सर्वर होना चाहिए, विद हायर कैपेसिटी होनी चाहिए, प्लस आपको उसको सिक्योर भी करना होगा, ठीक है। तो वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना होगा। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं अपने डीएनएस सर्वर पे मेरी एंट्रीज क्रिएट करके रखूं, बाकी तो मैं उसको फिर उसके ऊपर एक फॉरवर्डर लगा दूंगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे नहीं है अगर कोई, तो फिर ये नेक्स्ट वाले डीएनएस सर्वर पे चला जाए या रूट पे चला जाए। तो आइडियली आप डायरेक्ट रूट पे नहीं जाओगे, आप आइडियली सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो, पहले वहां से रूट पे जाते हो आप। तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो ये अब आपने जो सवाल पूछा वो पूछा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूजर बैठा हुआ है वो कैसे जाएगा इंटरनेट पे। मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, मैंने एक्सप्लेन किया कि घर पे जो बैठा हुआ है यूजर वो कैसे इंटरनेट एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, राइट? तो ऑब्जेक्टिव एक ही है हमारा, लेकिन दो अलग अलग एनवायरनमेंट हो गए, ठीक है सर? तो आपने जो बोला दैट इज ओके। आपका इंटरनल डीएनएस सर्वर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फिर वो दूसरे डीएनएस सर्वर पे चला जाएगा, एज ए फॉरवर्डर काम करेगा फिर वो, अगर उसके पास अपनी कोई उसके लोकल डेटाबेस में उसका जो जोन डेटाबेस होगा उसके अंदर कोई एंट्री नहीं मिलती है उसको। तो ठीक है सर? यस। ऑल राइट, तो ये एलडीएनएस की बात हुई। आगे और भी मैं डीएनएस रेजोल्यूशन की बात करूंगा, ठीक है। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे ही देता हूं मैं आप लोगों को क्विकली, ठीक है, कि डीएनएस रेजोल्यूशन हो कैसे रहा होता है आइडियली। मतलब जो प्रोसेस फॉलो होती है वो प्रोसेस क्या होता है वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये एक प्रोसेस है जो फॉलो हो रही होती है। जैसे मान के चलो एक लेन यूजर है, तो वो सबसे पहले लोकल डीएनएस पे जाएगा। जैसे इसने ये ब्राउजर में टाइप किया तो वो लोकल डीएनएस पे जाएगा कि व्हाट इज एन आईपी एड्रेस फॉर दिस www.fi.com। अब या तो एलडीएनएस के कैश में होगा या नहीं होगा। अब मान के चलते हैं एलडीएनएस के लोकल डीएनएस के कैश में नहीं है, तो फिर ये सबसे पहले रूट पे जाएगा
कि भाई मेरे को ये आईपी चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है आप .com पे जाओ, मतलब टॉप लेवल डोमेन पे। तो टॉप लेवल डोमेन का आईपी देगा रूट, फिर आप टॉप लेवल डोमेन के पास जाओगे। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन कहेगा टीएलडी सर्वर्स जो है आपके, कि ठीक है यार ये तो ये वाला डोमेन सर्वर है, ये इसके पास जाओ, आईपी दे देगा fi.com डोमेन सर्वर का। ठीक है, फिर आप fi.com डोमेन सर्वर पे जाओगे और वहां से आपको ये www.fi.com का आईपी मिलेगा। ये इसको कैश भी करेगा लोकली और फिर ये रिस्पॉन्स क्लाइंट मशीन को दे देगा। कैश इसलिए करेगा कि अगर कोई दूसरी मशीन कुछ टाइम के बाद फिर से डीएनएस रिक्वेस्ट जनरेट करेगी तो इस बार ये कैश में से ही लुकअप करके वापस रिस्पॉन्स दे देगा, इसलिए कैश करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो डीएनएस के ऊपर काफी डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे ही आपने ये टाइप किया ब्राउजर में तो आपको तो ये लगता है ना एज ए क्लाइंट, एज ए यूजर आपको क्या चाहिए कि इमीडिएटली वो वेबसाइट लोड हो जाए, वो वेब एप्लीकेशन लोड हो जाए इमीडिएटली। बट पहले तो डीएनएस रेजोल्यूशन होगा, तो डीएनएस रेजोल्यूशन होगा ना, सो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू परफॉर्म डीएनएस रेजोल्यूशन। तो अगर डीएनएस रेजोल्यूशन में टाइम ज्यादा लगा तो यहाँ पे लेटेंसी बढ़ जाएगी फिर आपकी। तो जो इंटरनेट स्पीड है ना वो डीएनएस पे बहुत कुछ डिपेंड करती है, क्योंकि अगर डीएनएस जितना जल्दी रिजॉल्व करके देगा आईपी उतना फास्ट आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो कई बार लेटेंसी होती है प्रोडक्शन में, आप देखोगे सिर्फ डीएनएस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डीएनएस की वजह से, बाकी सब कुछ परफेक्ट रहेगा बट खाली डीएनएस की वजह से लेटेंसी हो सकती है। ठीक है, जो आज बताया मैंने आपको, आई होप वो आपको समझ में आया होगा। ओके, ऑल राइट सर, देन सी यू टुमारो एंड बाय फॉर नाउ।